नमस्कार, आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और जैसे हर बार हम कोशिश करते हैं कि तमाम मुद्दे या फिर आप कह सकते हैं कि तमाम परेशानियां जो आवाम को आए दिन देखने को मिल रही है उन पर खास बातचीत जो है, जितने भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए ऐसे सलाहकारों के माध्यम से या कोई आने वाली स्कीम है उसके बारे में बात करें या फिर किस तरीके से हर एक चीज़ को या कार्यप्रणाली को सुधारा जा सकता है या अलग अलग पार्टियों के नेताओं का क्या क्या रवैया है। तो वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी मैं कहना चाहूँगी आज हमारे साथ पीडीपी के नेता राजेंद्र सिंह मनहास, जिन्हें आप राजेंद्र मनहास के नाम से भी जानते हैं, और आज वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी की अगर हम बात करें तो सन 1999 में पार्टी की शुरुआत की उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनका एक स्वप्न था जिसे आज पार्टी जो है आगे लेकर बढ़ रही है। तो पार्टी की और क्या क्या आप कह सकते हैं तैयारियां हैं जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तरक्की या जम्मू कश्मीर के विकास के लिए देखने को मिल सकती है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पीडीपी पार्टी का गठन मुफ्ती साहब ने किया था जी, और वो 2002 में चीफ मिनिस्टर रहे स्टेट के। उससे पहले वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर भी रहे। मगर स्टेट में उनका आने का एक ही मकसद था कि स्टेट को 99 से पहले बहुत ही बुरी परिस्थितियों से निकलना पड़ा। उस वक्त उग्रवाद चरम सीमा पर था और कोई भी हल नहीं दिखा नज़र आ रहा था कि इस स्टेट का क्या होगा और ये उग्रवाद पे लगाम कैसे लगेगी। तो उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सेंटर की पार्टी को कांग्रेस से नाता छोड़कर 99 में पीडीपी का गठन किया और उनका एक ही उद्देश्य था, जैसे आपने कहा, कि वो एक विजनरी इंसान थे। वो कहते थे कि मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मैं सेंटर में बैठ के क्या करूँगा, अगर मेरे घर में ही आग लगी है तो मुझे अपने घर की पहले आग बुझानी है। तो ऐसे ही उनके विचार थे। उसी धारा को लेके वो जम्मू कश्मीर आए। उन्होंने पीडीपी पार्टी का 99 में गठन किया और लोगों के बीच में जाकर बात की कि इस जम्मू कश्मीर के मसले का हल है जो बातचीत से होगा, ये ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। ये उस वक्त ये नारा मुफ्ती साहब ने हमें दिया और उसके ऊपर पूरी वो उतरे और उन्होंने लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानियां जो थी, मूलभूत परेशानियां जम्मू की थी, श्रीनगर की थी, लेह की थी, उन सब को उन्होंने उजागर किया और एक प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों के बीच में आवाम की आवाज़ बने। और 2002 में जब आपने देखा उनकी 16 सीटें आई थी तो एक लोगों को नई किरण दिखी कि ये कोई जो पार्टी है, मुफ्ती मोहम्मद सईद एक सुलझे हुए इंसान है, हमें एक अच्छे जम्मू कश्मीर के भविष्य की तरफ देखने को मिल रहा था। तो उस वक़्त मुफ्ती साहब ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और ये सरकार बनाई। और आपने देखा होगा कि उस वक़्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उग्रवाद के ऊपर कैसे लगाम लगाया, लोगों के साथ हीलिंग टच का जो प्रोग्राम पॉलिसीज़ चली, जो आज तक लोग याद करते हैं। नौजवान जो बेरोजगार थे उनको काम पे लगाया, चाहे वो रहबर तालीम थी, रहबर टीचर्स थे और बाकी एग्रीकल्चर्स में थे। तो कितने ही लोगों को अकोमोडेट करके उनको मुख्य धारा में शामिल किया, उन लोगों को जॉब्स दी और वो लोग आज सुखी बस रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात थी उग्रवाद पे लगाम लगाना, उन्होंने उनके लिए साफ कह दिया जो मुख्य धारा में आएंगे ठीक है, नहीं तो उनके लिए जो सामने भविष्य है वो उनको नज़र आ रहा था, वो साफ उनको बताया था। और उन कई लोगों को उठा के जो नहीं माने उनको जेलों में बंद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी पावर दी गई थी कि आप अपने तरीके से जहाँ गलत नज़र आता है अपने तरीके से काम कीजिए और फ्री हैंड देकर एक तरीकाकार किया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा 2002 से लेकर जो 2008 का पीरियड था और ख़ासकर मैं कहूँगा 2002 से लेकर जो 2005 तक का पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था जी। वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे जम्मू कश्मीर का। बात करें, देखिए 1999 में पार्टी का गठन हुआ, 2002 के विधानसभा चुनाव लड़े गए और उसमें बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं एक तबका हासिल किया, 16 सीटों से सरकार भी बनाई गई और 2004 में मात्र एक सीट हासिल करना और 2008 में भी अच्छे तरीके से निकल कर आना और ये सिलसिला 2018 तक बरकरार रखना, क्योंकि 2014 में भाजपा के साथ मिलकर एक गठबंधन के साथ सरकार की शुरुआत की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं 2018 में जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल बिखर गया, तो अब जो पार्टी है वो किस तरीके की जो रणनीतियाँ जो है वो तैयार करने के लिए अग्रसर है? देखिए, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। जब 2014 में पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें लेके सामने आए थे
तो मुफ्ती साहब ने कि उनकी एक कोशिश थी कि जम्मू से अगर बीजेपी को मैंडेट मिला है तो श्रीनगर की आवाम ने पीडीपी के ऊपर भरोसा देकर उनको नंबर 1 की कुर्सी पे पहुंचाया है। जी। और ऐसा लग रहा था कि उनका ही कहना था कि नॉर्थ और साउथ पोल का मिलन कैसे होगा, मगर वो सूझबूझ के थे कि अगर एक तबके ने हिंदू तब को अगर वोट दिया है तो दूसरे ने मुसलमान को वोट दिया है। बात वो नहीं थी। वहाँ पर श्रीनगर में आपने देखा होगा एनसी की उस वक्त सीटें आई, मगर पीडीपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद पे उनको पूरा यकीन था लोगों को कि ये जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालेंगे, इसलिए उन्होंने मुफ्ती साहब को वोट दिया, उनके नाम पे वोट दिया और पीडीपी के नाम पे वोट दिया। महबूबा ने अच्छा काम, महबूबा जी ने बहुत अच्छा काम किया लोगों के बीच में जाकर। आपने देखा होगा उस वक्त हमें तीनों की तीनों सीटें जो महबूबा जी ने जीती, मुबारक बेग साहब ने जीती और करा साहब ने जीती, वो एमपी की तीनों सीटें उन्होंने एमपी की जीत के वो दिल्ली में आवाज़ बने थे जम्मू कश्मीर की। लोगों की आवाज़ जो थी वो मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने पूरी कोशिश की कि सेंटर को बताई जाए, समझाई जाए। यहाँ का मसला जो जम्मू कश्मीर का है उसको पूरे पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया था और हिंदू और मुसलमान की लड़ाई को छोड़कर उन्होंने एक जनरल लोगों की काज के लिए काम करने की बात करी थी, जो मुफ्ती साहब ने पूरे अपने जब तक वो जिंदे रहे वो इस बात के लिए फाइट करते रहे। जी देखिए राजेंद्र जी, बहुत सी अटकलें सामने निकल कर आती भी हैं, क्योंकि अगर 2018 के बाद देखा जाए तो भाजपा और पीडीपी का कोई जो साथ है वो एक साथ मिलता हुआ नजर नहीं आया। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है, अब डीडीसी के जो चुनाव हुए, अगर राब्ता ये था कि कश्मीर से एक समय वो था जब एक जो पार्टी को वोट दिया जाता था तो पीडीपी को दिया जाता, लेकिन इस बार 3 सीटें वहाँ पर निखर कर जो कलम है उसने अपनी एक पहचान वहाँ बनाने की कोशिश की और उस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। तो ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं यही आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब वो रुझान जो है वो भाजपा की तरफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये आपसे साफ ये कह देना चाहता हूँ, ये राजनीति का एक अलग ही चेहरा होता है। जैसे कि जम्मू में बीजेपी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने 75 सीट यहाँ से निकाली। मगर आप देखेंगे दूसरी तरफ कश्मीर का चेहरा, कश्मीर में उन्होंने मात्र 3 सीटें जीती और मात्र 3 सीटें जीतने से वो पूरे ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा जम्मू कश्मीर पे हमारी बात मानी जाती है, हमारे आइडियोलॉजी को माना जाता है, हमारी पॉलिसीज़ को माना जाता है। तो ये आपने देखा होगा। मगर उसके साथ ही अगर दूसरी बात करें कि पीडीपी ने और जो गुपकार अलायंस बना था उन्होंने सेंटर के बिल्कुल खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और वहाँ पर जो डीडीसी के तादाद थी उन गुपकार अलायंस की वो इनसे 3 गुना ज़्यादा थी। जी आपको बड़े बेहतरीन से, मगर बात मैं कह रहा हूँ पॉलिसीज़ की कि जम्मू में जो पॉलिसीज चलती है वो शायद श्रीनगर को पसंद नहीं आती और जो श्रीनगर की आवाम जो कहती है वो शायद जम्मू को पसंद है। इसके बीच का एक रास्ता निकालना था, जो एक गैप है सोच का, उस सोच को कैसे भरेंगे? जब तक टेबल पे बैठ के कोई बात नहीं होगी, जब जम्मू कश्मीर के लोग आपस में मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे और एक पार्टी दूसरे पे लांछन लगाएगी, दूसरा तीसरे पे लगाएंगे, तो ऐसे बात बनने वाली नहीं। बिल्कुल, अगर टेबल पे बैठ के वार्तालाप करना है, क्योंकि बहुत अनिवार्य हो जाता है 2 लोगों का आपस में मेल करवाना, तो उस मेल करवाने के लिए ही तो हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रियाएं यही मैं आज भी आपको यही, आपकी बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको मुफ्ती साहब की वही बात बताता हूँ, जब नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, मगर मुफ्ती साहब की सूझबूझ थी ना, उन्होंने एक टेबल पे आके बीजेपी के साथ बात की थी, अपनी पॉलिसी समझाई थी, इस जम्मू कश्मीर को हम तरक्की की तरफ कैसे ले जाएं, इस जम्मू कश्मीर को हम उग्रवाद से कैसे आगे निकल के इसके ऊपर रोकथाम और इसके ऊपर लगाम कैसे लगाएं, ये बातें उस वक्त हुई थी, मगर बीजेपी ने हमें धोखा दिया था। आज उस बात को समझने के लिए ना बीजेपी तैयार है, पीडीपी तो आज भी यही कहती है कि जो आप कर रहे हैं इस स्टेट में 370 आपने तोड़ दी, यूटी बना दी इस स्टेट को, और कहा था ये कि यूटी बनने के बाद यहाँ माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा और चेंज होने के साथ साथ यहाँ उग्रवाद का 6 महीने में, साल में नामो निशान मिट जाएगा और ये स्टेट हमारी तरक्की की तरफ चली जाएगी। आज आपके सामने मुझे इसी चैनल से माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ये स्टेट कौन सी तरक्की की तरफ जा रही है? आपने कल भी देखा होगा, उससे 4 दिन पहले भी देखा होगा, उग्रवाद का कोई रूप नहीं होता जी। वो जो लोग इनके पीछे बैठे हैं वो किस तरीके से हमारे लोगों को बरगलाते हैं, हमारे नौजवानों को बरगलाते हैं, और जो विदेशी उग्रवादी आते हैं वो यहाँ पर आकर हमारे लोगों को साथ लेकर मिलिटेंसी का जो दौर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी।
पिछले 3-4 दिन से हम रेगुलर देख रहे हैं, कल 2 पुलिस वालों को शूट आउट कर दिया सिटी के बीच में। बीचों बीच 2-4 दिन पहले हमारे कृष्णा ढाबा, जो मशहूर ढाबा है, जो एक हम इसको कहते हैं कि विदेशी, देसी और लोकल्स लोग हैं, जो वो सब लोग उस ढाबे के ऊपर खाना खाते थे। उसके मालिक को रहते वहाँ 50 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बेटे को उन्होंने आकर वहाँ गोली मार दी। एक लोकल आदमी को अगर नहीं वो बख्श रहे हैं, जो बाहर से हमारा जो माहौल बनता है, जो हमारे टूरिज्म आता है विदेश से, देश से, वो लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है? ये स्टेट ही टोटली जो है टूरिज्म पर डिपेंड है। बिल्कुल, अगर ये हालात रहेंगे तो हमारी स्टेट का तो इकोनॉमी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। वही इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 60% अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें या फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें, तो वो कश्मीर में या जम्मू में जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के हवाले से जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत लाजमी हो जाता है कि अगर यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे तो ही बाहर के लोगों की यहाँ आने के लिए वो अग्रसर होंगे। तो कश्मीर में एक वारदात और भी देखने को मिली थी, जिस गोल्ड स्मिथ को दिन दिहाड़े मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो उग्रवाद है, देखिए आपने जैसे कहा उसका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उसके रोकथाम के लिए जो प्रयास हैं उन सब के तो चेहरे हैं। मैम, इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ कि सेंटर की जो पॉलिसीज हैं, बीजेपी ने हमें बिल्कुल यही कहा था कि आप 2 साल के बाद देखिए, हमने यूटी को बना दिया। अच्छी भली सरकार चल रही थी, उसको तोड़कर उस वक्त पूरी जो महबूबा जी की पूरी पॉलिसीज थी, तरीक़ेकार थे कि नौजवानों को अपनी जगह लगाया जाए, इस जो उग्रवाद है इसको बिल्कुल ख़त्म करने की जो पॉलिसीज चल रही थी, सेंटर के साथ बचाना वो पॉलिसी तरीके से काम कर रहे थे। मगर उसके बाद इन्होंने कहा यूटी बनने के बाद कि यूटी बनने के बाद ना तो उग्रवाद रहेगा, ना ही कोई डेवलपमेंट के काम बड़े जोर शोर से होंगे, और जो हमारे नौजवान हैं उनका रुझान इस स्टेट को तरक्की की तरफ ले जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पर जितने वादे किए वो सारे फेक निकले, और जकदम 3 हमारे गवर्नर्स थे उनको चेंज किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए। अब मुझे ये बताइए, जो लोग पर्टिकुलर एक तरीके को जानते हैं, काम को जानते हैं, अगर आप तीसरे दिन या 4 महीने 6 महीने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही चेंज करेंगे, तो जो पॉलिसीज हैं, जो तरीक़ेकार है, वो नीचे कौन देखेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये स्टेट का माहौल जो था उससे भी ज़्यादा खराब होगा। जी, वही हमें यही देखने को मिलता है। जब पॉलिसीज काम नहीं करेंगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से काम करने नहीं दिया जाएगा, आज एक गवर्नर आता है, दूसरा दिन आ जाता है, 6 महीने के बाद आ जाए, आज एक डीजी साहब हैं, कल दूसरे डीजी साहब को चेंज करके ला देंगे, तो जो पॉलिसीज चलती हैं वो तो ब्रेक हो जाती है ना। मैं ये दिन ब दिन ये आज हम कहेंगे कि एक थाने में एक SHO होता है, मैं छोटी सी बात करूंगा, बड़ी बात में नहीं जाऊँ, जब उसको अपना टर्म टाइम पूरा नहीं करने दिया जाएगा, वो जब तक अपने पूरी एरिया की टोपोग्राफी को पहचानता है, क्रिमिनल की पहचान करता है और तरीक़ेकार को वो अपने तरीके से चलाता है कि मुझे ये अपना एरिया मिला है, मुझे इसको यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल ठीक रखना है, आप उसके 4 महीने के बाद ट्रांसफ़र कर देंगे तो ऊपर से उम्मीद रखेंगे यहाँ पर ये हालात ठीक हो जाएंगे, तो कैसे होंगे? जी, 4 महीने में तो मुश्किल हो जाता है अपने पदभार को समझना, कार्यप्रणाली को समझना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। चलिए वहीं अगर युवाओं की बात मैं ये इसलिए कह रहा था कि आपने पीछे देखा होगा कुछ सेक्रेटरीज की, कुछ कमिश्नर्स की, कुछ ऐसे लोगों की जो 4-4, 6-6 महीने रहते हैं तो उनको चेंज कर दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की काम करने का टाइम देना चाहिए। जब हालात ठीक होने पे होते हैं, जहाँ पॉलिसीज काम कर रही होती हैं, तो ये ब्रेक कर देते हैं जी। और राजनीति का माहौल तो आपको पता ही है कि हम तो लीडर्स जितने भी लोग हैं वो आज की डेट अपोजिशन का लीडर जो भी जरूर है, चाहे वो कांग्रेस का है, PDP का है, पैंथर्स का है, उसको बोलने का हक नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कुछ बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो कोई ना कोई तरीका वो ढूंढ लेंगे आपको चुप कराने का। तो मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी इस बात की है, अगर ये फ्रीडम है, गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो सबके हैं जी, बिल्कुल, वो कभी बीजेपी के नहीं है। यहाँ पर मैं उनकी बात करता हूँ, अगर कहते हैं कि वो कुछ काम करेंगे, ठीक तरीके से करेंगे तो हम उनकी प्रेज करेंगे ना। हम ये नहीं कहेंगे वो बीजेपी का गवर्नर बैठा हुआ, मगर जब काम नहीं करेंगे, आज जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुकी है, खासकर मैं जम्मू की बात करूँगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, लूट खसूट है मैम। काम करने का जो बुजुर्ग हैं 70 साल से 80 साल के, जम्मू में DC मैम है, आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से कोविड के लिए दरवाजा बंद है, तो कैसे अंदर आदमी जाएगा? DC ऑफिस में जो अपनी परेशानी है वो कैसे हल करेगा? मैं कहता हूं कि बाकी डिपार्टमेंटों को देख लीजिए, कुछ के नाम पर वो जी नहीं कोविड है, आप सिंगल तरीके आप टाइम ले लीजिए। किसी भी ऑफिसर्स के पास जाने के लिए
आपको पहले टाइम लेना है, जब जाएंगे तो आपको पास कोविड का बहाना मिल जाएगा, तो अफसर आपसे मिलेंगे ही नहीं। तो ये अब तो खत्म हो गया सब कुछ जी। पहले भी तो दरबार लगते थे, ये जो 1.5 साल का गैप पड़ा है, तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से जरूर कहूँगा कि इन लोगों को, जैसे आपने पहले पंचायती तौर पर पंचायत के हिसाब से बुलाया था कि आज वहाँ पर फलाने दिन अफसर बैठेगा, आज फलाने ब्लॉक में फलाना अफसर बैठेगा, तो इनको कर देना चाहिए। लोग परेशान है मैडम जी। बिजली के लिए, पानी के लिए। आपसे यही जानना चाहूंगी, अगर रोजगार के हवाले से बात करें तो इस साल की जो शुरुआत हुई थी, देखिए 2020 था, वो कहीं ना कहीं कोरोना की काली छाया में सभी ने व्यतीत किया है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को डगमगाना पड़ा हो या फिर स्वास्थ्य को डगमगाना पड़ा हो। लेकिन अगर हम ऐसे में बात करें रोजगार की, तो जम्मू कश्मीर का जो युवा है, अगर 80% जो युवा है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की चपेट में है। तो उपराज्यपाल ने भी यही कहा है कि उनका 5 साल का जो लक्ष्य है वो यही है कि रोजगार दिलवाना है। और ऐसे ही मद्देनजर रखते हुए साल की शुरुआत जो थी वो 28,400 करोड़ के पैकेज के साथ हुई थी। तो रोजगार के हवाले से अगर हम युवाओं से जो प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो उनका यही कहना है कि सरकार चाहे कोई भी हो, हम अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करते हैं। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया निकल कर आ सकती है? आपकी बात में बिल्कुल दम है और आपकी बात में सच्चाई है मैडम। बात यह है कि आपने देखा होगा, जब से हमारी ये ड्यूटी बनी है जी, तब से लेकर जितने भी डिपार्टमेंटों में जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, और जो पहले की वैकेंसी खाली थी आज तक वो उन्होंने फिल नहीं की है। गैप बढ़ता जा रहा है। जो कुछ ऑफिसर्स लोग हैं, जो कुछ नीचे काम करने में, उनके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है। जब मुलाजम ही अगर 10 मुलाजम हैं तो उनमें से 4 रिटायर हो जाएंगे, तो वो जो 6 बैठे हैं उनके ऊपर वो बोझ आता है। तो वो भी कान कसाई की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम देंगे, कुछ टाइम से कुर्सी से उठते बैठ निकल जाते हैं। तो वो लोगों के जो काम करने के तरीकाकार होता है, जो काम 1 महीने के अंदर होना चाहिए, तो उनको सालों लग जाते हैं। तो ये चीज़ एक देखने की बात है। दूसरा नंबर, क्योंकि वो गैप भरा ही नहीं गया ना। नौकरियों की बात करते हैं, आप पिछले देख लीजिए, आज तक जो इतना गैप है, हमारे तीसरे दिन जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, आज तक कोई भी ऐसी भर्ती पॉलिसीज़ नहीं निकलेगी। आज कोई भी गवर्नमेंट दायरे में इतनी पोस्टेज खाली नहीं है, वो जो पड़ी हैं खाली, उसको भरने का कोई तरीकाकार नहीं है। और जो ये कहते हैं कि हम कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, ये सरकार जवानों और किसानों के खिलाफ है, क्योंकि आज तक इनके पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है जिस तरीके से ये रोजगार उन नौजवानों को दें जो घर में बैठे हैं। आप चोरी चिकारी और जो ड्रग्स के जो केसेस हैं, आप दिन ब दिन देख रहे होंगे ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों कारण हो रहे हैं? कारण है बेरोजगारी। जी, वही बिल्कुल। अगर हम रुक करें 2020 का, तो 197 जो मामले थे वो ड्रग्स के हवाले से निकल कर आए थे, और 303 जो थे वो उसमें आप कह सकते हैं व्यक्तियों की छानबीन भी की गई, उन्होंने पकड़ा भी गया। और ऐसे में ये नहीं है कि अब पुरुष ही इस तस्करी में शामिल है। कहीं ना कहीं सतवारी की अगर हम बात करें, वहाँ से महिलाएं जो हैं वो पकड़ी गई हैं। तो देखिए, आतंकवाद पे गतिविधियाँ नहीं रख पा रही हैं, रोकथाम नहीं लग पा रही है, और ऐसे में एक और चीज़ का अपना और युवाओं का जो आप कह सकते हैं उनका दिमाग जो है वो भ्रष्ट करना, तो वो कहीं ना कहीं, देखिए, युवाओं का तो यही कहना है कि हम अपने नुमाइंदे जो हैं वो इसीलिए चुन रहे हैं कि ताकि हमारा विकास हो सके। और जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं एक सेंसिटिव स्टेट थी, और यूटी बनने के बाद भी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर ऐसे में युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो ऐसे में पार्टियों की क्या क्या आप कह सकते हैं, क्योंकि पार्टियों का तो काम ही है, क्योंकि हर पार्टी जो है वो दूसरे पर आप कह सकते हैं उसकी कार्यप्रणाली पर शक भी करेगी, या अपनी को बेहतर बनाने के लिए नई नई नीतियाँ भी लाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज़मीनी सतह पर देखें, तो कार्य जो है वो दोनों का बराबर ही है। अगर एक ने वादा किया तो नहीं निभाया, अगर दूसरे ने किया तो नहीं निभाया। तो युवाओं को लेकर या बाकी आवाम को लेकर जितनी भी योजनाएं हैं वो अभी तक विफल ही साबित हुई हैं। उनका सबसे बड़ा मैडम कारण है कि जब भी कोई सरकार आती है, उसका एक ही होता है कि हम अपनी स्टेट को बड़े अच्छे खुशहाल ले जाएं, नौजवानों को रोज़गार की जो प्रोवाइड करवाया जाए, उनको नौकरियां प्रोवाइड करवाई जाएं, नहीं तो जो भी इंडस्ट्री के बीच में जा सकते हैं, और जो कुछ लोग हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, उनको कोई ना कोई ऐसा काम सिखाया जाए कि जिनसे उनका रोज़गार बढ़े और उनके माँ बाप परिवार खुशहाल रहे। मगर आपकी बात बिल्कुल सच है कि आज जो पॉलिसीज़ है, आज जो तरीकाकार है, वो उस तरीके से नहीं चल रहा है। जो बेरोजगारी का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत भयानक होगा। जहाँ पर स्टेट ड्यूटी बनने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, पहला नंबर तो ये, क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा है कि गवर्नर राज लग गया। गवर्नर साहब अपने तरीके से काम करते हैं, सरकारों को के ऊपर प्रेशर होता है कि लोगों की आवाज़ सुनते हैं,
और जब बेरोजगारी के खिलाफ या कोई भी धरना देता है, प्रदर्शन करता है, तो वो सीधा अब जो नुमाइंदा का वहाँ का होता है वो उसको फील करता है कि मेरे लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मैं उनको काम नहीं दे पा रहा हूँ। मगर गवर्नर साहब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो एक स्टेट से आते हैं तो दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। मगर जो लोकल आवाम, जो लोकल लीडर्स होता है, उसका प्रेशर होता है, तो वो आके मसले अपने असेंबलीज में अपने ऊपर जाके बात करता है और को पॉलिसीज प्रोग्राम बनाते हैं, तो लोगों की जो परेशानी कर। मगर ये जो ड्यूटी बनने के बाद यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है, यहाँ कोई प्रोग्राम पॉलिसीज ही नहीं बन रही हैं, और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। मैंने आज 4 दिन पहले एक चीज़ देखी कि जो लोग नौजवान जो खासकर साथी हैं वो ड्रग्स लेने में उतारू हैं और माँ बाप को परेशान करते हैं, चोरी चिकारी करते हैं। आए दिन जो कल का परसों एक 20-22 साल का लड़का है, उसने पेट्रोल पंप के एक साथी जो तेल डालते हैं उनसे 2000 रुपये छीन के, मैंने वो कल ही पेपर में पढ़ा, 2000 रुपया छीन कर, हाँ वो 2000 रुपया छीन के भाग गया। तो किस लिए? वो ड्रग्स का होगा, शराब के लिए होगा। तो वो एक नौजवानों के ऊपर सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पहले हमारे स्टेफन लगता था, टीचर सिस्टम लगते थे, बच्चे काम करते थे तो कमाई करते थे, मगर आज वो ना तो वो पॉलिसीज है। मैं तो पहले भी आपसे कह सकता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है खासकर नौजवानों और किसानों के विरोधी है। जब तक नौजवानों और किसानों की नहीं सुनी जाएगी, इस देश का भला नहीं होने वाला। और साथ में हमारे ऊपर एक लामत तो पहले ही लगी है, उग्रवाद। अगर ये कल जो बच्चे हैं अगर दूसरी धारा में चले जाएंगे तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? सबसे बड़ी पहले बात है कि सबसे पहले इनको काम का जो रोजगार है उसको देने की पॉलिसीज बनाए सरकार, तो कम से कम इन चीज़ों से भी निजात मिलेगी। राजेंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आपकी नज़र में क्या कुछ और बेहतर तरीके या कोई और बेहतर नीतियां जो हैं वो लाने के लिए हर एक सरकार को तत्पर रहना चाहिए, ताकि ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी जो है वो आवाम को न झेलनी पड़े? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि गवर्नर साहब इन चीज़ों को ऊपर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, उनको बड़ी पॉलिसी का ही ध्यान होता है। बेरोजगारी क्या चीज़ है ये आम लीडर्स जानता है, वो कैसे लोग घरों में रहते हैं, बिजली का बिल कैसे देते हैं, वो उन लोगों को पता है। और जो एक गरीब तबका है वो कैसे दिन गुजारा करता है वो उसको पता होता है। जब तक आप इस सिस्टम को मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, इस तरीके को रूटीन पे नहीं लाएंगे, डेमोक्रेसी पे नहीं तरीके से नहीं चलाएंगे, तो ये चीज़ ऐसे दूर नहीं होने वाली। हमें आज आपके प्रेस से और मीडिया के माध्यम से ये बातें पता लगती हैं कि आज फलानी जगह वहाँ चोरी हो गई, वहाँ इतने करोड़ों का ड्रग्स मिला, आज इतने लोगों को वहाँ पकड़ा गया। तो जब उनमें से जो वो जो छानबीन करके निकल के आती है तो सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो बेरोजगारी का ही बनता है कि वो लोग काम नहीं कर सकते और शॉर्टकट के तरीके से वो पैसा कमाना चाहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो ड्रग्स और शराब पीते हैं। तो ये कारण है सबसे बड़ा कि बेरोजगारी का। और जो सरकारें आएंगी, हम तो यही कहेंगे कि सरकार को सबसे पहले इन नौजवान बेरोजगार लोगों की तरफ देखना पड़ेगा और इनको काम लगाना पड़ेगा। नहीं तो जो मैंने जैसे आपको कहा कि श्रीनगर में लोगों ने गन उठाई है, तो वो उस तरीके का जो बाहर से लोग आते हैं उनको वो बरगलाते हैं और उन बेरोजगार नौजवानों का फ़ायदा उठा के उनके हाथ में वो गन देते हैं। जब काम होगा, कारोबार होगा, तरीकाकार होगा, तो कौन इस तरफ जाएगा? जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कुछ ऐसी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से हमारे आज के पीडीपी के नेता जो हैं राजेंद्र सिंह मन्हास, उन्होंने अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए और उन्होंने यही कहा है कि रोज़गार से जुड़ी हुई जितने भी मसले हैं वो हर एक सरकार को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर रोज़गार होगा तभी जो युवा है, तभी जो आवाम है वो खुश रह सकती है। क्योंकि खाली दिमाग अगर शैतान का घर है तो कहीं ना कहीं बहुत लाजमी हो जाता है कि ज़मीनी सतह पर जुड़ी जितनी भी योजना है उन्हें प्रस्फुल्लित तरीके से अगर लाया जा रहा है तो उन्हें निभाया भी जाना चाहिए। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और ऐसे और ही मुद्दे लेकर आप सबके समक्ष में आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।